Good morning, students. Good morning. So today's topic we'll take forward is mutual inductance. In the last class we had discussed self-inductance. Again, mutual inductance. In mutual inductance, the requirement is 2 coils. कितने चाहिए अपने को कॉइल? 2. लास्ट वाले टॉपिक में सेल्फ इंडक्टेंस में एक ही कॉइल के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता था उसको, उस प्रॉपर्टी को हम सेल्फ इंडक्टेंस बोलते थे. यहाँ पे 2 कॉइल की ज़रूरत है. ओके, तो सबसे पहले व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, थोड़ा सा उसको पढ़ लेते हैं. सो म्यूचुअल इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ 2 coils by virtue of which each opposes any change in the strength of current flowing through the other by developing an opposing EMF. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 2 कॉइल्स अगल बगल रखे हैं और अगर मैं किसी एक कॉइल में कोई करंट फ्लो करवाता हूँ तो बाय द वर्च्यू ऑफ दैट फ्लोइंग करंट जो दूसरा वाला जो कॉइल है व्हाट इट विल ट्राई टू डू इज इट विल ट्राई टू अपोज द फ्लो ऑफ द करंट इन द प्राइमरी कॉइल. और वो कैसे अपोज कर सकता है? उसके अपोजिट करंट फ्लो करवा के, है ना. जैसे कि हमने सेल्फ इंडक्टेंस में पढ़ा था कि इफ़ देयर इज एनी चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना. यहाँ पे एक कॉइल है जिसके अंदर में करंट फ्लो हो रहा है आई, इसके कारण में एक बैक ईएमएफ जनरेट होगा. व्हाट विल बी द उसके बैक ईएमएफ के कारण में एक इंड्यूस्ड करंट होगा. सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट? Very good. This is the way. If this I is increasing, if the current is increasing, है ना, if the current is increasing, तो इसको अपोज कैसे कर सकता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ का, इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन है ये रहेगा. क्यों? इसके इफेक्ट को कम करना चाहते हैं. ठीक है. अगर द करंट इज इंक्रीजिंग, इफ द करंट इज डिक्रीजिंग, व्हाट इट विल ट्राई टू डू इज कि भाई इसके इफेक्ट को उल्टा करना है, यानी करंट बढ़ाना है. तो करंट बढ़ाना है यानी इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन रहेगा वो सेम डायरेक्शन में रहेगा. ठीक है. व्हाट इट विल ऑलवेज ट्राई टू डू इज अपोज एनी चेंज हैपनिंग इन द मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स अगर बढ़ रहा है तो ये कम करने की कोशिश करेगा, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है तो ये बढ़ाने की कोशिश करेगा. तो अगर यहाँ पे एक और कॉइल लगा दिया हमने सपोज, है ना, तो उसको सपोज ये एक कॉइल है जिसमें एक करंट फ्लो हो रहा है. अब इसके बगल में एक दूसरा कॉइल और इसमें लगा दिया एक गैल्वेनोमीटर. ठीक है. गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? इट डिटेक्ट्स करंट, स्मॉल करंट. गैल्वेनोमीटर क्या करता है? डिटेक्ट्स, मेजर भी करता है, मेजर स्मॉल करंट. बट हमारा काम क्या है? इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये देखना है. ठीक है. तो इसमें हमने एक आई करंट फ्लो किया तो इसके कारण में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया. इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, है ना, और जिसके कारण क्या होगा? इसके मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, इसके कारण फ्लक्स लाइंस जनरेट हुए, और ये फ्लक्स लाइन अब वो इस पे आ रहा है तो अगल बगल में भी तो जाएगा, तो यही फ्लक्स लाइंस इसमें भी पास करेगा, है, बगल में जो कॉइल है उसमें भी पास करेगा. अगर ये फ्लक्स लाइंस के अंदर पास कर रहा है, अगर ये आई चेंज नहीं हो रहा है, आई स्टेडी है, सपोज आई की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो क्या यहाँ पे करंट डिटेक्ट करेंगे? नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स. अगर आई इज स्टेडी देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स. बट इफ दिस आई इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, व्हाट विल हैपन इज द नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द सेकेंड कॉइल may increase or decrease.
दैट मीन्स द फ्लक्स इज चेंजिंग, द फ्लक्स इज चेंजिंग। तो इसके कारण में इस कॉइल में भी एक बैक ईएमएफ जनरेट होगा और एक बैक करंट, इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा, विच विल अपोज this change in the primary change in the magnetic flux in the primary coil. Is this clear to everybody? Yes. है ना? तो सपोज इसको मैं बोल देता हूँ क्या बोलते हैं इसको, सपोज दिस करंट इज I1, ठीक है ना, और इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कितने हैं, N1, ठीक है। दिस करंट इज I1, नंबर ऑफ टर्न्स इज N1, और जो सेकेंडरी कॉइल है, हाँ इसको क्या भी बोलते हैं, प्राइमरी कॉइल, ठीक है ना। और इसके अंदर करंट अभी डायरेक्शन नहीं मालूम, जो भी होगा, है ना। इसको बोल देते हैं I2, इसका नंबर ऑफ टर्न्स है N2, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉइल, ठीक। तो अगेन इफ द करंट इंक्रीजेस व्हाट विल हैपन टू द मैग्नेटिक फ्लक्स, it will increase. If the current increases, the magnetic flux will increase. And if the current decreases, what will happen to the magnetic flux? Decrease. तो यहाँ पे भी हम ये बोल सकते हैं कि phi b is proportional to I, बोल सकते हैं, लेकिन कौन सा I? I1 की I2? कौन सा? I1. तो phi b is proportional to I1, प्राइमरी करंट, है ना। लेकिन ये चेंज इन किस पे, ये मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ चेंज हो रहा है, वैसे तो दोनों में हो रहा है, इसमें भी हो रहा है और इसमें भी हो रहा है, तो लेकिन यहाँ पे मैं किस पे इंटरेस्टेड हूँ, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेकेंड कॉइल ड्यू टू फर्स्ट कॉइल, है ना। मैं किस पे इंटरेस्टेड हूँ, चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेकेंड कॉइल, इस पे इंटरेस्टेड हूँ। इस पे अगर ये होता तो ये तो सेल्फ इंडक्टेंस हो गया, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी हमको किसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है ना। इसमें चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स किसका देखेंगे हम, सेकेंड का देखें, है ना। तो यहाँ पे भी मैं एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ले आता हूँ, जिसको मैं बोलूँगा MI1, है ना। क्या बोलेंगे इसको, MI1। व्हाट इज M? कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसको क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? यहाँ तक क्लियर हो गया। प्राइमरी कॉइल में अगर जो करंट है, प्राइमरी करंट, इफ इट इज चेंजिंग, इट विल चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन करंट इन द प्राइमरी कॉइल, ठीक है। सो अगर इसको इक्वालिटी ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, phi21 इज इक्वल टू MI1, ये दिया आपके बुक में। ठीक है। टोटल के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल के लिए करेंगे तो क्या होगा, हाँ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द कौन से कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स किसमें, सेकेंडरी कॉइल में। थोड़ा याद रखना है, क्योंकि ये फ्लक्स किस पे चेक कर रहे हैं हम लोग, हाँ। तो यहाँ पे अगर उसको मैं करूँगा तो क्या बोलूँगा, यहाँ पे N2 बोलूँगा क्या, तो N2 phi21 इज इक्वल टू MI1। दिस इज द टोटल फ्लक्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब इसमें हम फैराडेज लॉ लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ क्या बोलता है, E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt। अब फाई कौन सा, फाई ये सेकेंडरी कॉइल का, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ d∅2/dt, ये लिख सकते हैं ना।
इंड्यूस्ड ईएमएफ किस में हो रहा है? सेकेंडरी कॉइल में। तो चेंज इन फ्लक्स किसका देखना है? सेकेंडरी कॉइल का। सो दिस इज क्लियर, E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाय डी टी, है ना। अब वो वाला वैल्यू हम इधर रख देते हैं यहाँ पे, है ना। तो E इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ एम आई वन। तो क्या हो गया? E इज इक्वल टू माइनस एम डी आई वन अपॉन डी टी, ठीक है, डी आई वन अपॉन डी टी। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा अगर हमको अगर डिफाइन करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस को, तो हम कर सकते हैं डिफाइन। कैसे करेंगे, है ना। ये वैसे तो ये E2 लिख सकते हैं इसको, लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो उसी में ही होगा। सो व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स is equal to the EMF produced in the second coil if the rate of change of current in primary coil is 1 ampere per second, है ना। di by dt को अगर हम 1 ampere per second बोलते हैं तो क्या होगा? induced mutual inductance is equal to the induced EMF in the secondary coil if the rate of change of current in the primary coil is 1 ampere per second. Is it clear to everybody? यहाँ से ही मैंने डिफाइन कर दिया, म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेफिनेशन यहीं से दे दिया है ना। इसको आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज क्लियर, ओके। अब इसी को मैं यूज़ करके टू लॉन्ग सोलेनॉइड्स के लिए हम निकाल लेते हैं व्हाट विल बी द म्यूचुअल इंडक्टेंस। थोड़ा सा डायग्राम चेंज करेंगे, आपके बुक में जो जैसे दिया है वैसे ही डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? तो जो कंटिन्यूअस लाइन है ये इसको बोल देंगे S1। ये कौन सा है? दिस इज सोलेनॉइड 1। क्या बोलेंगे इसको? सोलेनॉइड 1। और जो डैश डैश दिख रहा है इसको बोल देते हैं सोलेनॉइड 2। सो इफ द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन सोलेनॉइड 1 कैन बी N1, है ना। और इस पे नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? N2। लेट करंट फ्लोइंग थ्रू इज I2, और इसको मैं अभी प्राइमरी कॉइल मान रहा हूँ। बड़े वाले को क्या मान रहे हैं हम? प्राइमरी कॉइल। तो छोटे वाले में एक इंड्यूस्ड करंट होगा जिसको हम बोल सकते हैं I1, ओके। व्हाट वी आर एज्यूमिंग द लेंथ ऑफ बोथ द सोलेनॉइड्स इज इक्वल। अभी क्या मान के चल रहे हैं कि लेंथ ऑफ द बोथ द सोलेनॉइड्स इज इक्वल, ओके। अभी हम क्या करेंगे? पहले फ्लक्स निकालेंगे पहले वाले का फ्लक्स निकाल लेते हैं, या मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। पहले वाले सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड निकाल देते हैं। तो उसको बोल देंगे B2 बोलेंगे। B2 कितना होगा? म्यू नॉट N2 I2, है ना। मैग्नेटिक फील्ड निकल गया म्यू नॉट N2 I2, ठीक है।
अब इसमें एक अजम्पशन लेना है कि इट इज़ अ लॉन्ग सोलेनॉइड, एंड ये अजम्पशन लेना है कि R2 इज मच मच ग्रेटर देन R1। क्या अजम्पशन लेना है? R2 इज मच मच ग्रेटर देन R1। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ विच विल बी यूनिफॉर्म ऑल अक्रॉस द एरिया, बड़े वाले कॉइल के पूरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है। एग्री करते हो? है ना? यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा है? स्ट्रेट है। अगर ये स्ट्रेट है तो ये जो छोटा वाला सोलेनॉइड है उसके अंदर भी इतना ही मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। डू यू एग्री विद दिस? है ना कि अगर ये स्ट्रेट है, अच्छा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके अंदर भी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। अब मुझे फ्लक्स जो निकालना है, उस टाइम पे तो गलती कर दी थी हमने, क्या बड़े वाले कॉइल की निकाल दी थी। फ्लक्स तो हमको किसकी निकालनी है? छोटे वाले की निकालनी है ना? तो अब छोटे वाले की फ्लक्स निकालनी है तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? φ2। हाँ, बी तो वही है, φ1, सॉरी यहाँ पे क्या होगा? φ1, गलत हो गया था फिर से। φ1 क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड कितना है? B2 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा लेंगे अपन? A1, B2 A1। डू यू एग्री विथ इट? B2 A1, ये एक कॉइल के अंदर है। तो अगर सारे जितने भी नंबर ऑफ कॉइल्स हैं उसके अंदर क्या करेंगे, है ना? तो अगर मैं φ1 टोटल बोलूँगा तो ये क्या हो जाएगा? B2 A1 इंटू N1 L। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? अब चलो रख दो वैल्यू। B2 कितना है? μ0 N2 I2, ठीक है। और A1 कितना है? पाई R1 स्क्वायर इंटू N1 L। ये हो गया टोटल फ्लक्स φ1 टोटल। अब थोड़ा जमा लेते हैं इसको। φ1 टोटल पहले लिख देता हूँ μ0, फिर N1 N2 N1 N2, ठीक है। फिर पाई R1 स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर, फिर L इंटू I। ठीक है, कुछ छूटा तो नहीं? देखो तो I2, हाँ सॉरी I2, कुछ छूटा तो नहीं? अब सब आ गया। अब इसको हम कंपेयर करेंगे, अपना पुराना वाला किधर गया यार? φ1 टोटल इज इक्वल टू M I2, इसी से कंपेयर करेंगे ना। φ1 टोटल, इसके अंदर का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कितना होगा? इज प्रोपोर्शनल टू विच करंट? प्राइमरी करंट। प्राइमरी करंट क्या है? I2, और ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी M है। तो इससे इसको और उसको कंपेयर करूंगा तो मुझे M की वैल्यू मिल जाएगी क्या? म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या है? μ0 N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L। This is the value of mutual inductance of two solenoids, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि भाई मैं इसके अंदर के जो करंट है उसको प्राइमरी मान लेता हूं, तो इसके कारण भाई यहाँ पे एक म्यूचुअल इंडक्टेंस सेकेंडरी का होगा, वो इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। बस उसका थोड़ा सा निकालना मुश्किल होगा, लेकिन बोथ द कॉइल्स में अगर एक कॉइल में अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो दूसरे कॉइल में उसके इंड्यूस करंट होगा। अगर छोटे वाले कॉइल में हो रहा है तो बड़े वाले में भी उतना ही होगा। हाँ, मैंने पहले ही जब डेफिनेशन बताया था तब बोला था कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स।
तो एक के कारण दूसरे में जितना चेंज होगा, दूसरे के कारण पहले वाले में भी उतना ही चेंज होगा। तो ये जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, देखिए आपके बुक में क्या लिखा है, M12 इज इक्वल टू M21 है ना। पेज नंबर 221 में आप देखोगे तो 6.14 यही बोलता है M12 इज इक्वल टू M21। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज फॉर द पेयर ऑफ, क्या है, फॉर द पेयर ऑफ कॉइल्स। ठीक, अब ये किस पे डिपेंड करता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है, इस फॉर्मूला से आपको समझ में आ जाए। परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस पे डिपेंड करता है। हाँ, वो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द फर्स्ट कॉइल पे भी डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंड कॉइल पे भी डिपेंड करता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको हम बोलेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ना बोल के बोलेंगे द सेपरेशन बिटवीन द टू कॉइल्स। क्या बोलेंगे, द सेपरेशन बिटवीन द टू कॉइल्स। एक चीज़ जो इसमें नहीं आ रहा है, द एंगल बिटवीन द टू कॉइल्स, इस पर भी डिपेंड करता है ना। अगर ये एक्सिस टू एक्सिस सही है तब उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस कुछ रहेगा, लेकिन एक्सिस में थोड़ा सा भी रोटेशन हो गया तब उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस चेंज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर बोले तो क्या किस पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स ऑन विच म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड, नंबर ऑफ टर्न्स, larger the number of turns in the two solenoids, larger will be their mutual inductance, common cross sectional area, है ना, इन दोनों का कॉमन जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उस पर डिपेंड करेगा, है ना। तो कैसा डिपेंड करेगा, अगर एरिया बढ़ाएंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ेगा और एरिया कम करेंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कम होगा। देन रिलेटिव सेपरेशन, एक दूसरे के जो सेपरेशन है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द कॉइल्स एक्सेस, इस पर भी डिपेंड करेगा। लार्जर द डिस्टेंस बिटवीन टू सोलेनॉइड्स, स्मॉलर विल बी द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू द करंट इन द प्राइमरी कॉइल। ठीक, और रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द टू कॉइल्स, एक दूसरे का ओरिएंटेशन अगर चेंज कर देंगे तब भी इसका चेंज होगा। ठीक, और परमिएबिलिटी, अच्छा सपोज अब इसी चीज़ को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। सपोज इन दोनों कॉइल के बीच में जो मटेरियल है वो अदर देन एयर है, एयर नहीं है या वैक्यूम नहीं है, कुछ और है जिसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी है म्यू आर। तो इस फॉर्मूला में क्या चेंज होगा, म्यू आर ऐड हो जाएगा इसमें, है ना। तो अगर उस टाइम पे वो हो जाएगा m इज इक्वल टू म्यू आर म्यू नॉट n1 n2 पाई r1 l। ठीक है, क्वेश्चन करें, चलो। अच्छा, इस क्वेश्चन करने से पहले अपना एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 6.9 विच इज ऑल्सो अ डेरिवेशन, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल, टू कॉइल्स। अभी हमने सोलेनॉइड देखा ना, सोलेनॉइड की जगह अगर सिर्फ कॉइल होता, सिंगल टर्न वाले कॉइल होते तो क्या होता। ठीक है, तो लुक इनटू योर एग्जांपल 6.9, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स, वन ऑफ small radius r1 and other of large radius r2 such that r1 is much smaller than r2 are placed coaxially with centers coinciding. Obtain the mutual inductance of the arrangement. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया क्या, आया कि नहीं आया, आया तो चलो डायग्राम बना के दिखाओ उसका। यहाँ पे देख लेते हैं, एक कॉइल है, इसको मैं बोल देता हूँ C1, ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं C1, और इसका रेडियस है R1, ठीक है। और एक दूसरा कॉइल है, इसको मैं बोल देता हूँ C2, और इसका रेडियस है R2। ये कोएक्सियल है, ठीक है। अब सपोज इसमें बोले कि जो C2 है उसमें प्राइमरी करंट है, सपोज क्या है, C2 में प्राइमरी करंट फ्लो हो रहा है I2,
है ना। इस I2 फ्लो होने के कारण में सपोज ये फ्लो ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, चलो बताओ तो पुराना रिवो। हाँ इनसाइड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इनसाइड, ठीक है। तो हम इधर अंदर जा रहे हैं, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो गया क्रॉस, ठीक है, राइट हैंड स्क्रू रूल इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ठीक है। तो ये जो कॉइल 2 है इसको अपोज करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बनाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसके अंदर में जो करंट R1 जो के अंदर में जो करंट है वो I1 होगा, उसका डायरेक्शन कैसा होगा इसको देख के बताओ। अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, है ना। तो ये चीज़ समझ में आ गई, समझ में आ गई। सपोज इसको मैं प्राइमरी मान लिया, ठीक है, तो इसके कारण इस फर्स्ट वाले कॉइल के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। इसका फॉर्मूला आप लोग याद रखे हो कि नहीं रखे हो, है ना। उसको मैं क्या बोलूँगा, B1 म्यू नॉट अपॉन 2 I अपॉन R, तो क्या होगा I2 अपॉन R2। B1 नहीं, B2 होगा ना, ये तो इसका है, इसमें कॉइल प्राइमरी करंट इसमें फैल जा रहा है। I2 जो है ये प्राइमरी करंट है, समझ में आया। इस कॉइल पे मैं प्राइमरी करंट भेज रहा हूँ, इसके कारण में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा B2, होगा ना B2। इसका फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट अपॉन 2 I2 अपॉन R2, ये मैग्नेटिक फील्ड। सिंस R1 इज मच स्मॉलर देन R2, तो इसके अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड है इट विल बी फेयरली यूनिफॉर्म। इसके अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड है फेयरली यूनिफॉर्म, और सेंटर में तो एकदम यही है। तो हम ये मान सकते हैं कि इस कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होगा, B2, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका। मान सकते हैं कि नहीं कर सकते। फाई जो है ये क्या होता है, B इंटू ए। तो अगर मेरे को इसके अंदर का मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है छोटे वाले का, तो मैं इसको क्या बोल देता हूँ, φ1 बोल देता हूँ, φ1 बोल देता हूँ। तो कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या है B2, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा लूँगा मैं, A1, है ना। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ B2 A1, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सबको। निकाल लो भाई कितना होता है, B2 कितना हो गया, म्यू नॉट अपॉन 2 I2 अपॉन R2 इंटू A1 क्या हो गया, पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई R1 स्क्वायर अपॉन R2 इंटू I2। और अपन फिर से अपने पुराने वाले जाते हैं कि पुराना वाला जो फॉर्मूला है, फाई इज प्रोपोर्शनल टू I2, फाई इज इक्वल टू M I2 M, और ये M को कंपेयर कर लो और आंसर अपना देख लो, यही आया है क्या, हाँ। M इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई R1 स्क्वायर अपॉन R2। A 2 meter long solenoid with diameter 4 centimeter and 2000 turns has a secondary of 1000 turns wound closely
near its midpoint, calculate the mutual inductance between the two coils. L दिया है, लेंथ कितना दिया है 2 मीटर, ठीक है। R प्राइमरी कितना दिया है 4 सेंटीमीटर दिया है ना। अच्छा ओके, तो मैंने गलत बोल दिया, ये सेकेंडरी का ही इसी को ही लेंगे अपन, ठीक है। 2 सेंटीमीटर यानी मीटर, और क्या दिया है N1 कितना दिया है 2000, N2 1000, बस और कुछ चाहिए क्या? तो M क्या निकालना है, म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर, नहीं ये ठीक है, ये इसी को यूज करना है ना, हाँ, इंटू L। ये जो है N1 क्या है और N2, तो N1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, N1 अपॉन L लिख सकता हूँ, म्यू नॉट N1 अपॉन L N2 अपॉन L पाई R1 स्क्वायर इंटू L। ये L ये कैल कट गया, समझ में आया कि नहीं आया है? N1 क्या हो गया N1 अपॉन L, स्मॉल N2 क्या हो गया N2 अपॉन L, दोनों को रख दिया मैं यहाँ पे। तो अब डाल दो इसमें वैल्यू, अब क्या है, म्यू नॉट क्या हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁷, इधर जगह नहीं हो रहा है, इधर लगा लिख देते हैं, क्या हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁷। N1 2000 1000 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 पाई इंटू इसका भी स्क्वायर -4 अपॉन L 1.58 इंटू 10⁻³ हेनरी आएगा। आंसर क्या है 1.58 इंटू 10⁻³ हेनरी। ऐसा इसका यूनिट और सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट सेम है ना, हेनरी। चलो छोटे छोटे 2 क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। What is the mutual inductance of a pair of coils? What is the mutual inductance of a pair of coils if a current change of 6 ampere, if a current change of 6 ampere in one coil causes the flux in the second coil, of 2000 turns to change by 12 into 10⁻⁴ वेबर पर टन। क्या क्या दिया चलो बताइए। सबसे पहले तो सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 2000, ठीक है। प्राइमरी में करंट कितना चेंज हो रहा है 6 एम्पियर, ठीक है। और फ्लक्स
पर टर्न, फ्लक्स चेंज पर टर्न कितना है, पर टर्न कितना है 12 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर। तो टोटल फ्लक्स कितना हुआ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो ना भाई, तो टोटल फ्लक्स मिल गया। तो 5T क्या हो गया 2000 इंटू 12 इंटू, ठीक, और m दिस विल बी इक्वल टू 5T विल बी इक्वल टू mi। क्या निकालना है, तो m इज इक्वल टू 5T बाय I, यानी 2000 इंटू 12 टू 10⁻⁴ अपॉन 6, 4000 इंटू 10⁻⁴ हेनरी, यानी 0.4। इसमें एक चीज़ जो बुक में दिया है आपके एनसीईआरटी में, एनर्जी फॉर्मूला हाफ, सेल्फ इंडक्टेंस में हाफ LI², ये मैं देख रहा हूँ किसी बुक में उसको डिस्कस नहीं किए हैं। एंड अगर दो कॉइल हैं तो टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, जो सेकेंडरी में, ये तो सिर्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण में है इंड्यूस्ड ईएमएफ है, एक सेल्फ इंडक्टेंस के कारण भी उसी कॉइल में जनरेट होगा। तो टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी द समेशन ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल एंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। समझ में आया? तो E विल बी इक्वल टू -L di बाय dt माइनस m di बाय dt। तो ये I1 होगा और ये I2 होगा ना। ये चीज़ याद रखना, मैं पढ़ाया नहीं हूँ, पढ़ाने के लिए सोच भी नहीं रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। ये आपके लास्ट में दिया हुआ है, देखेंगे पेज नंबर 224, है ना। यहाँ पे ये L1 दिया है और ये M12 दिया है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल छोटा सा क्वेश्चन। An EMF of 0.5 volt is developed in the secondary coil. An EMF of 0.5 volt is developed in the secondary coil when current in primary coil changes from 5 ampere to 2 ampere in 300 milliseconds. Changes from 5 ampere to 3 ampere in 300 millisecond. Calculate the mutual inductance of the two coils. चलो, EMF का फॉर्मूला क्या है, -M di बाय dt। बस इतना ही तो दिया है, सब कुछ दिया है इसमें। E कितना है 0.5, माइनस छोड़ दो, M निकालना है ना। डेल्टा I कितना है 5 - 3, 5 - 3, और डेल्टा T कितना है 300 इंटू 10⁻³ तो M विल बी इक्वल टू 0.5 इंटू 300 इंटू 10⁻³ अपॉन 2। निकालो इसकी वैल्यू क्या है, कितना होगा 0.75, 0.75, एक मिनट निकालो ना इसको, कितना हुआ 5 × 3 = 15,
150 इंटू 10⁻³ अपॉन 3, तो ये क्या हो गया 75 इंटू 10⁻³ हेनरी, 0.075। आंसर क्या होगा 0.075 हेनरी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी जल्दी, चलो एकदम इजी क्वेश्चन। A solenoid of length 50 centimeter with 20 turns per centimeter and area of cross section 40 square centimeter completely surrounds another coaxial solenoid of the same length and area of cross section 25 square centimeter with 25 turns per centimeter. Calculate the mutual inductance of the system. चलो क्या क्या दिया है, पहले तो दिया है L, कितना दिया है 0.5 मीटर, ये दिया है। फिर प्राइमरी में कितने टर्न्स हैं 20 टर्न्स पर सेंटीमीटर, तो N1 इज इक्वल टू 20 पर सेंटीमीटर है, हाँ, तो इंटू 10⁻² पर मीटर, कितना हो गया 2000, 20 इंटू 100 2000 हो गया ना, ठीक है। N2 दिया है 25 टर्न्स पर सेंटीमीटर, 25 इंटू 10⁻², तो कितना हो गया 2500, दिया कि नहीं दिया। फिर एरिया दिया है, आपने कौन सा एरिया चाहिए 40 चाहिए कि 25 चाहिए 25 चाहिए ना, हाँ, तो फिर कौन से वाला एरिया लोगे 40 वाला लोगे कि 25 वाला लोगे, एरिया लेंगे 25 वाला, तो 25 स्क्वायर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या हो गया 25 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। और क्या दिया है, सब तो मिल गया आपको, अब निकालो ना भाई, सब इसको रखो, क्या जी फॉर्मूला बोलिए तो, म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू 2000 इंटू 2500 इंटू, वो तो दिया है पाई R1 स्क्वायर, कितना दिया है 25 इंटू 10⁻⁴ इंटू 0.5, काय का पाई दिया तो है एरिया, निकालो, इतना सिंपल तो कैलकुलेशन है, 1 2 3 4 5, कितना हुआ 7 हेनरी, 10⁻³ इसको मिली लिख सकते हैं क्या, 7.85 मिली हेनरी। चलिए लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा लंबा लेकिन इजी। ओवर अ सोलेनॉइड ऑफ 50 centimeter length and 2 centimeter radius,
over a solenoid of 50 centimeter length and 2 centimeter radius and having 500 turns is wound, कॉमा के बाद 500 टर्न्स के बाद कॉमा, is wound another wire of 50 turns near the center. Calculate A, mutual inductance of the two coils. B, induced EMF in the second coil when the current in the primary changes from 0 to 5 ampere in 0.02 seconds. ज़रूरत है क्या? क्या 85 तुम लोग किसी का वैल्यू आ ही नहीं रहा है यार, तुम लोग कैसे कर रहे हो? लास्ट क्वेश्चन, एक रेडियस तो दिया ना, कितना है? 2 सेंटीमीटर, यानी 2 इंटू 2 मीटर। कैपिटल N1 500, कैपिटल N2 50। इतना तो दे दिया, तो और क्या ज़रूरत है? तुम लोग सब तो मिल गया तुमको। हाँ, M म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर ऑन L। तो रखो ना वैल्यू, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 550 R कितना है? 4 पाई इंटू 10⁻⁴ हो गया ना सही? अपॉन 0.5। वैल्यू सही रखो। हाँ, तो फिर कितना आया? 78 ठीक है, इसमें थोड़ा सा ये आ रहा है 78.96, ठीक है, इंटू 10⁻⁴ हेनरी। कैलकुलेट करो, यही आ रहा है क्या? 3.1415 लिख दिया उससे। अभी थोड़ी देर पहले इसको बताया था। N1 ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है। अगर पर यूनिट लेंथ लूंगा तो कितना होगा जी? तो मैं अगर वहाँ N1 के जगह, ये N1 के जगह N1/L लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? चलो तुमको डिराइव करके बताते हैं जी। चलो, फॉर्मूला गलत नहीं है भाई। चलो, क्या है फॉर्मूला बताओ? म्यू नॉट स्मॉल n1 स्मॉल n2 है ना, पाई R2 ले लेते हैं इंटू L। N1 इज इक्वल टू N1/L, ठीक है। N2 इज इक्वल टू N2/L। रख दो यहाँ पे म्यू नॉट N1/L इंटू N2/L इंटू पाई R2 स्क्वायर इंटू L। तो एक L और एक L ख़त्म। तो वही वाला फॉर्मूला बना कि नहीं बना? आया कि नहीं आया? वैल्यू सेकंड पार्ट करो भाई। सेकंड पार्ट क्या है? हाँ, इंड्यूस्ड EMF
E इज इक्वल टू माइनस गुड मॉर्निंग M डी आई बाई डी टी। रख दो भाई, क्या हो गया, माइनस 8.96 इंटू 10⁻⁻6। डी आई कितना है, 5 माइनस 0, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे ना, 0 से बढ़ के 5 तक गया तो फाइनल क्या है 5, इनिशियल क्या है 0, तो 5 माइनस 0, डेल्टा टी कितना है 0.02 सेकेंड, हाँ 0.02 सेकेंड। क्या है जी वैल्यू इसका, माइनस 19.74 इंटू 10⁻³ वोल्ट, तो माइनस 19.74 इंटू 10⁻³ वोल्ट। अब माइनस का मतलब क्या है, हाँ जो फर्स्ट वाले कॉइल का जो, क्योंकि ये इंक्रीजिंग है, 0 से 5 तक इंक्रीजिंग है, तो ये बैक ईएमएफ है, ये क्या है बैक ईएमएफ, यानी उस ओरिजिनल ईएमएफ को ये अपोज करेगा। अगर डिक्रीजिंग होता तो क्या होता, उसमें ऐड करता, तो ये पॉजिटिव हो जाता। समझ में आया, अगर डिक्रीजिंग करंट होता तो ऐड करता, इंक्रीजिंग करंट है तो माइनस करेगा। ठीक, चलो थैंक यू।